ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਜੋੜ ਲਏ। जय माता दी। दिसंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में माता रानी जी के बहुत से ऐसे प्यारे भक्तजन होंगे जो आगामी इस दिसंबर के पवित्र महीने में माँ भगवती जी के दरबार जाकर उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, उनके दर्शनों के लाभार्थी बनना चाहते हैं। तो हर महीने की तरह इस महीने भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं दिसंबर मंथ की यात्रा प्लानिंग का एक डिटेल समराइज वीडियो, जिसमें हम आपसे हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। जैसे दिसंबर का महीना ही आपके लिए परफेक्ट क्यों है, दिसंबर में मौसम कैसा रहता है, बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर रूम बुकिंग तक की हर डिटेल, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दर्शन की टाइमिंग क्या होगी, भवन के कुछ प्रो टिप, हेलीकॉप्टर, बैटरी का, रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड और भी जानकारी, इवन 24 घंटे का आपसे हम एक आइटिनरी भी शेयर करेंगे जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो पाए। पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे यात्रा के एक्सपीरियंस यानी यात्रा के अनुभव पर प्राप्त होगी, जिससे आपकी यात्रा में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को और भक्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर दिसंबर महीना ही आपके लिए परफेक्ट क्यों है। दिसंबर में होता है ठंड का आगमन और ठंड बढ़ने की वजह से बहुत से श्रद्धालु यात्रा पर नहीं जाते, जिससे श्रद्धालु की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। जब भक्तों की संख्या में कमी होती है तो आपको दर्शन बहुत परफेक्ट तरीके से होते हैं, आपको सुविधाएं हर प्रकार की मिलती हैं और आप माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत आराम से जा सकते हैं। इसके साथ साथ दिसंबर मंथ में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके स्कूल से एग्ज़ाम चलते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और गार्जियन जो है यात्रा पर नहीं जा पाते, इसलिए दिसंबर आपके लिए और परफेक्ट हो जाता है। और इस समय जो है कई ट्रेनें लॉन्ग टर्म तक कैंसिल है, इसलिए संख्या काफ़ी कम है और आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप माता रानी के दर्शन करने दिसंबर महीने में जाएंगे। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दिसंबर में कई बार स्नोफॉल भी हुआ है, तो इसका फ़ायदा भी आपको जो है इस दिसंबर महीने में मिल सकता है। बात करते हैं कि आखिर मौसम कैसा रहता है। जनरली देखिए, मौसम की सटीक जानकारी मैं क्या कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मौसम वहाँ पर चंद मिनटों में बदलता रहता है। लेकिन पिछले साल की कुछ एक्सपीरियंस और यूँ कह लीजिए कि जाते जाते कुछ अनुभव, वो सब हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लगभग 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक तापमान रहता है और रात के समय तो 0 डिग्री तक भी तापमान चला जाता है। ऊंचाई बढ़ती रहती है तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। आपको अपने साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गर्म कपड़ा लेकर ही जाना है, वो भी हैवी गर्म कपड़ा और अच्छा गर्म कपड़ा। कैप आपको अपने साथ विंटर का रख लेना है, सॉक्स रखना है। इवन आपके हल्के और नॉर्मल जैकेट से काम नहीं चलने वाला है, आपको हैवी जैकेट भी कैरी करना पड़ेगा। शॉल आपके साथ होना ही चाहिए। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि इस दिसंबर महीने के लास्ट वीक में बर्फबारी भी होने लगती है और मोस्टली बर्फबारी भैरव घाटी में पहले शुरू होती है। हालांकि अभी तक तो बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि दिसंबर लास्ट तक बर्फबारी भी शुरू हो जाए। तो आप उसी अकॉर्डिंग पूरी तरीके से पैकिंग करके, प्लानिंग करके आप जाइएगा। अब कुछ प्रो टिप जो आपको जानना चाहिए, जब आप इस दिसंबर मंथ में प्लान कर रहे हैं तो रेनकोट ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि स्नोफॉल या बारिश के चांसेस हो जाएं कभी भी तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। और मेडिसिन रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आप किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के वेदर में, टेम्परेचर में चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके पास मेडिसिन रहेगा तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे, तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। आपको पता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने से पहले आपके पास एक वैलिड RFID कार्ड होना चाहिए। पहले यात्रा पर्ची होती थी, लेकिन अब उसे RFID कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट से जाकर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और कटरा के जितने भी ऑफलाइन काउंटर से वहाँ से जाके RFID कार्ड उस स्लिप को दिखा के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो आप कटरा के ऑफलाइन काउंटर पर पहुंचकर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने एरिया का पिन कोड बता के बहुत ही आसानी से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रो टिप आपको जानना चाहिए कि आपके पास एक वैलिड ID होना अति आवश्यक है और बिना RFID कार्ड के आप एंट्री नहीं कर सकते। और अगर रात के समय आप चढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि अपना RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से कर लें, ताकि 10 बजे के बाद जब काउंटर बंद हो तो आप ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी जाके अपना RFID कार्ड
कलेक्ट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और अब कटरा पहुंचने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है होटल और स्टे का। देखिए यूजुअली ऐसे तो इस समय संख्या जब डाउन हो जाती है दिसंबर में, तो होटल आपको 500 तक भी मिल जाते हैं। मिनिमम 500 1000 रुपये तक होटल ईजिली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी उससे कम में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाके शक्ति भवन में आप डॉर्मेट्री ले लीजिए, त्रिकुटा भवन में डॉर्मेट्री ले लीजिए। इसमें कॉस्ट मात्र 150 रुपये होता है और बहुत ईजिली आपको जो है यहाँ पर ईजिली रुकने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ये जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कटरा में रुकना है। अगर आप माता रानी के भवन में डॉर्मेट्री चाहते हैं, रूम्स चाहते हैं, तो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर, जहाँ से आपको करंट डेट की टिकट्स वगैरह मिल जाती है। माता रानी के भवन में रुकने के लिए रूम डॉर्मेट्री का जो ऑप्शन है आपको वहीं से मिलता है। सुबह 6 बजे काउंटर खुल जाता है और आप जाकर वहीं से जो है अपना बुकिंग है वो प्राप्त करेंगे। और निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की टिकट भी प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है। अब कुछ प्रो टिप की बात करें तो अगर आपको भवन पर रुकना है, आपकी कोई बुकिंग नहीं है, तो आप यही ट्राई करिएगा कि निहारिका जाके इंक्वायरी करिएगा। भवन पे नहीं मिलेगा तो अर्धकुंवारी पे आपको 100% डॉर्मेट्री मिल ही जाएगा। और अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है तो भवन में जाके दुर्गा भवन पर इंक्वायरी कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर आराम से ईजिली डॉर्मेट्री या फिर रूम्स मिल जाएंगे। अब रूट की बात करें तो बहुत से श्रद्धालु कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रूट से हम माता रानी की यात्रा करें, कौन सा रूट बेहतर है। देखिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए अलग अलग रूट मिलते हैं आपको। अगर आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाना चाहेंगे तो जो पारंपरिक रास्ता है वो भी 6 किलोमीटर का है। और अगर आप नए ताराकोट मार्ग के रास्ते से जाना चाहेंगे बाणगंगा से अर्धकुंवारी तो वो लगभग 7.5 किलोमीटर का है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। हालांकि दोनों में डिफरेंस यही है कि बाणगंगा वाले रूट पर आपको चहल पहल ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पर शॉप ज़्यादा मिलेगा और आप जो है माता रानी के पारंपरिक रास्ते से जाएंगे जिसमें आप बाणगंगा चरण पादुका के दर्शन करते हुए जाएंगे। लेकिन ताराकोट मार्ग के रास्ते पर आपको जो है उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। वो मार्ग बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, उसमें चहल पहल तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन उसमें आपका यही डिसएडवांटेज रहेगा कि आप पारंपरिक रास्ते को, पारंपरिक दर्शन को भी खो देंगे। तो आप ऐसा करें कि जाते वक्त आप बाणगंगा का पारंपरिक रास्ता चुनें और वापस आने के लिए आप ताराकोट मार्ग का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी की अर्धकुंवारी पहुंचते हैं वहां से आपके लिए 2 विकल्प मिलता है। आप चाहें तो साजी छत होते हुए भवन चले जाएं या फिर आप हिमकोटी मार्ग होते हुए भवन चले जाएं। अब वहां से आपको हिमकोटी का रास्ता ही चुनना होगा क्योंकि वो काफ़ी ईजी है, आसान है। हाथी मत्था वाला रास्ता थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस तय करके बहुत ही खड़ी चढ़ाई करके फिर माता रानी के भवन जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप जो है अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए हिमकोटी मार्ग का ही सिलेक्शन करें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड 5.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन जाने को मिलेगा वाया हिमकोटी मार्ग। वहीं अगर साजी छत की बात करें तो लगभग 6.6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। आप जो है हाथी मत्था मार्ग से होते हुए साजी छत के रास्ते आप पहुंच जाएंगे माता रानी के भवन अर्धकुंवारी से। तो कुछ इस प्रकार का डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है। हालांकि आपको हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है तो आप उसका लाभ भी लेकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाओं के बारे में। देखिए जब संख्या कम होती है तो सुविधाएं हर प्रकार की मिलती हैं। आपको ऑफलाइन भी बैटरी कार मिल जाता है, आपको ऑफलाइन भी हेलीकॉप्टर मिलता है और आपको ऑफलाइन भी रोपवे की टिकट मिल जाती है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो टाइम टू टाइम माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सर्च करते रहिए कि किस डेट में कौन कौन से बुकिंग्स अवेलेबल हैं और आपको जिस डेट में जाना है अगर वहां पर अवेलेबिलिटी मिलती है तो उस अकॉर्डिंग आप अपना बुकिंग कर लीजिएगा। अब हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, घोड़ा पिट्ठू, पालकी, रोपवे, इन तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात करें तो देखिए माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सुविधाओं की बुकिंग्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो आपको टाइम टू टाइम तो चेक करना है। हालांकि जब भक्तों की संख्या में कमी होती है तो ये सभी सुविधाएं ऑफलाइन भी बहुत आराम से मिल जाती है। जैसे बैटरी कार आपको
आपको ईज़िली मिल जाएगा इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी है। आप चेक करते रहिएगा ऑनलाइन, अगर आपको बुकिंग मिल जाता तो बेहतर है। इवन इसके साथ-साथ आप रूम डॉर्मेट्री के लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, जो www.myvaishnodevi.org है। इसके साथ-साथ हेलीकॉप्टर के स्लॉट्स भी मिल जाते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन। इसका किराया लगभग 2320 रुपए होता है। सांझी छत से कह लीजिए आपका कटरा, और कटरा से सांझी छत। और बैटरी कार का किराया 450 रुपये है अर्धकुंवारी से भवन, और 350 रुपये है भवन से अर्धकुंवारी का। ऑलमोस्ट यही कॉस्ट रहता है। और रोपवे की बात करें तो 100 रुपया उसका कॉस्ट होता है। उसकी बुकिंग आपको माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से कर लेनी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको थोड़ी लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करके जाते हैं तो आपको वो आराम से मिल जाता है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ये सभी आपको ऑफलाइन ही मिलते हैं। आप वहाँ पर जाकर ईजिली जो है घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा सुविधाओं में। दिसंबर में जा रहे हैं और अब आपके लिए आता है पैकिंग का एक बड़ा लिस्ट, क्योंकि देखिए यात्रा करने से पहले आपको अपना एक लिस्ट तैयार करना ही चाहिए किसी भी यात्रा पर जाने के लिए। तो हम आपको दिसंबर मंथ की पैकिंग लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले कोशिश ये करना है कि अपना जो बैग लेके जाना है वो वाटर प्रूफ हो। इन केस अगर स्नोफॉल हो या बर्फ़बारी हो तो आप अपने जो भी सामान है उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ। आपके साथ हैवी वुलन जैकेट होना चाहिए, आपके साथ मफलर या ग्लव्स होना चाहिए, वाटरप्रूफ शूज़ होना चाहिए, और लगभग 2 से 3 जोड़ी आपके पास जो है सॉक्स होने चाहिए, वो भी वुलन वाले। साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपके साथ एक स्मॉल टॉर्च होना चाहिए, एक कह लीजिए ORS होना चाहिए, आपका जो है अम्ब्रेला एक अपने साथ रख लीजिएगा, रेनकोट आपके पास होना चाहिए, और एक बॉटल होना चाहिए काफ़ी अच्छा वाला, जिसमें आपका पानी गर्म रहे, थर्मल वाटर कहते हैं शायद उसे। और आपके पास पावर बैंक होना ज़रूरी है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। खाने पीने की बात करूँ, जो आपको पसंद हो घर से आप अपना कैरी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेकर जाइए, और बिस्किट्स रख लीजिए, और वार्म वाटर फ्लेक्स आता है वो सब भी आप अपने साथ अवश्य लेकर जाइए, जिससे कि आप पूरी तरीके से अपने जो है ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बनाएं और आपकी यात्रा में दिक्कत भी ना हो, और सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो। दर्शन की बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी प्लानिंग जो है इतने दर्शन के लिए ही हम कर रहे हैं कि हमें दर्शन बेहतर हो, परफेक्ट हो। हालांकि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे दर्शन को रोका जाता है। जब माता रानी जी की अटका आरती चलती है, उस समय माता रानी की जो है विधि विधान द्वारा स्नान कराया जाता है, उनके श्रृंगार किए जाते हैं और उनका पूजा होता है। फिर मंत्रों से उच्चारण होता है। भक्तों के लिए अटका आरती में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो आपको दर्शन करना है माता रानी के सुबह लगभग 11 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक। यही समय आपको रात में भी रखना है, लगभग रात के 11 से लेके सुबह के 4 बजे तक। ये समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस समय उस तरह का रश नहीं रहेगा, उस तरह की भीड़ नहीं रहेंगे, और आप बहुत आराम से माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करने का ये बहुत ही परफेक्ट समय है। तो अगर आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ प्रो टिप जो आपको जानना चाहिए, जब आप दर्शन करने जा रहे हैं तो अपने साथ प्रसाद अपने घर से भी लेकर जा सकते हैं, और आपके पास सिर्फ पैसा और प्रसाद ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। के साथ माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आपके बच्चे या बुजुर्ग जा रहे होंगे तो उनका विशेष आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए आप हैवी गर्म कपड़ा लेकर जाइएगा, उनके लिए खाने पीने का सामान अपने साथ रखिएगा, और कोशिश करिएगा अगर आपके साथ बच्चे हैं तो नाइट में ट्रैकिंग ना करें, आप दिन में चढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके साथ बुजुर्ग होंगे तो उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी यात्रा का पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए। और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, वो चलने में असमर्थ है, तो उनको सुविधाएं दें, जो सुविधाएं वहाँ पर बनाई गई, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार। इस बात का ध्यान रखें, और समय समय पर गर्म पानी का सेवन जो है बच्चों को आप भी करते चले और बुजुर्गों को भी देते चले, ताकि उनके अंदर एनर्जी जो है वो भरपूर बना रहे और उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। अब आते हैं खाने की बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत से श्रद्धालु इसे अवॉइड कर देते हैं, फिर उन्हें दिक्कत होता है। ऐसे में आपको पता है कि माता वैष्णो देवी जी के पूरे मार्ग पर आपको लंगर की सुविधा भी मिल
मिल जाती है। जैसे आप यात्रा शुरू करेंगे तो सुब्रा भवन में आपको चाय का और कह लीजिए हलवा प्रसाद चना का लंगर मिल जाता है। उसके बाद अर्धकुंवारी पर लंगर की सुविधा है, भैरव बाबा में लंगर की सुविधा है, तो आप लंगर की सुविधा का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोशिश करना है कि जब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में आपकी यात्रा चल रही है, तो आप कोशिश करें कि बहुत ही हल्का भोजन ग्रहण करें जो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो और आपको दिक्कत ना हो। और आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह के फूड जो आपको सही नहीं लग रहे हैं, जो उचित नहीं है, उसे ना खाएं। अच्छे ही जो है फूड का सेवन करें। और आपको इस बात का भी और ध्यान रखना है कि बंदरों से आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। उन्हें कुछ खाने पीने का ऐसे ना दें, अगर देने की इच्छा भी है तो एक सही जगह पर सही परफेक्ट प्लेस पर दे। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कहीं से उठा के कुछ भी दे रहे हैं और कहीं पे भी दे रहे हैं, इससे कई बार प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बात करते हैं एक परफेक्ट आइडनरी का, जो हमारे हिसाब से हमने प्लान आउट किया है और हम कई बार इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए आपसे शेयर कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में आपको सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अपने यात्रा को स्टार्ट कर देना है। हार्डली आप 11 से 12 बजे तक अर्धकुंवारी रीच कर जाएंगे। वहाँ से आप चलेंगे तो आपको 3 घंटे का समय लगेगा और लगभग 3 बजे के आसपास आप दोपहर में माँ भगवती जी के भवन पहुँच जाएंगे। वहाँ माता रानी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद रोपवे के माध्यम से 4 बजे के आसपास आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने पहुंचेंगे और 5 बजे आप दर्शन करके वापस भवन आ जाएंगे। अगर 5 बजे आप नीचे के लिए प्रस्थान करते हैं तो लगभग रात को 10 से 11 बजे तक आप कटरा रीच कर जाएंगे और बहुत ही आराम से आराम करेंगे। अगर आप चाहें तो इस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भवन पर स्टे लेना चाहते हैं तो फिर आप भवन पर पहुँच के आराम से रुक जाइए, स्टे कर लीजिए। नेक्स्ट डे भैरव बाबा दर्शन करिए और भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस कटरा आ जाइए अगले दिन शाम तक। इससे क्या होगा, आपको थकावट कम होगी और आपकी यात्रा बहुत ही परफेक्ट वे में चलती रहेगी और आप बहुत ही आराम से दर्शन कर लेंगे। तो माँ भगवती जी के प्यारे भक्तजनों, इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी प्रो टिप हो आपसे शेयर की जाए, आपको बताया जाए किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको यात्रा का प्लान करना है। आप मौसम के रिलेटेड क्वेरी करते हैं तो वो भी हमने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो आपकी यात्रा आरामदायक, सुरक्षित व बेहद ही सुखद होगी और माता रानी आपको खूब ज़्यादा प्यार देंगी, ब्लेसिंग्स देंगी। फिर बहुत जल्दी एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में आपसे मिलते हैं। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।